रीजन है वो रीजन ये है कि जब हम लोग ये पढ़ते थे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था, इसमें Br2 के केस में क्या बनता था, ये केस 2 था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म था। ठीक है, ये दोनों, ये वाला क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म था। ठीक है, तो इन सब में कार्बोकेटाइन बनते थे और इसको हम बोलते थे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे OH आया, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली H आया। ठीक, तो ये सब में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके, ठीक है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक किया होगा और एक कार्बोकेटाइन बना होगा। ठीक है, बाद में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करके ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली पाई बॉन्ड तो यहाँ भी है, राइट, पाई बॉन्ड तो बेंजीन में भी है, तो यहाँ रिएक्शन हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे सब में क्या है, नो रिएक्शन है। जैसे हम लोग डाइल्यूट के MnO4 का बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो वहाँ पे जो ये एल्कीन टेस्ट पॉजिटिव देता है, लेकिन इन सब में तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो ये सारे कंपाउंड क्या दे देंगे, टेस्ट नेगेटिव दे देंगे, या ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इसलिए इन सब में क्या आएगा, टेस्ट पॉजिटिव आएगा, बट इनमें तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, सारे क्या हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अल्कीन में ब्रोमीन वाटर डालने से डीकलराइजेशन हो जाता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो तीनों केस में नो रिएक्शन हो रहा है। इसका रीजन यहाँ ये है कि डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है ना, उसका रीजन है एरोमेटिक ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। आप 2 सिग्मा जब बनाओगे तो एरोमेटिक सिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर डज नॉट गिव बेंजीन बेंजीन डज नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये नहीं देगा। भाई इलेक्ट्रोफिलिक नहीं देगा तो फिर रिएक्शन कौन सा देगा, अगर आप बेंजीन की बात करोगे तो बेंजीन आपका क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। ठीक है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर बेंजीन आपसे पूछूं कि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा या न्यूक्लियोफाइल का होगा। भाई बेंजीन अगर न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक किससे कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे या न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल से इस तरह से अटैक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, एक इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और 2 पाई बॉन्ड एज इट इज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला ही रिएक्शन है। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड करते हो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन ऐड यहाँ हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना है, सिमिलरली इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, राइट, बोलो। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैं पार्शियल लिख रहा हूँ, अगला बार फिर इनके साथ कर लेगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं उसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, यहां से इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, और ये हाइड्रोजन और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया मैं, ये क्या बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इनके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब ये 3 कंपाउंड बनेंगे ना, ठीक है, मैं बना ही देता हूँ। इसके 3 कंपाउंड क्या बनेंगे, इस तरह से 3 कंपाउंड बन जाएंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगला बार यहाँ आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। एक हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। फर्दर ये रेजोनेंस कर लेगा इनके साथ, ठीक। इन्हीं तीनों को, ये 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, इनको हम डायरेक्ट ऐसा बना दिए, ठीक है ना। ये जो इंटरमीडिएट बना अपना, ठीक है, ये अपना क्या बना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है, ठीक है ना। इसी इंटरमीडिएट को कैसा बनाया जा सकता है, इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इन तीनों को हमने ऐसा बना दिया, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां से ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस, अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर H प्लस निकले, ठीक है, यहाँ से अगर H प्लस निकलता है तो क्या बनेगा बताओ, वापस से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी क्या। यहाँ से H प्लस अगर हम H प्लस यहाँ से निकाल देते हैं तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और यहाँ का निगेटिव दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, बोलो, और 2 बॉन्ड तो पहले से है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किससे हुआ है, एक इलेक्ट्रोफाइल से हुआ है, और इसलिए हम, अच्छा, इसमें ये वाला जो स्टेप है वो आरडीएस है। आरडीएस में कौन आ रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, ओवरऑल देखो ये वाला रिएक्शन क्या हुआ है, ये वाला स्टेप एडिशन हुआ है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है, राइट। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे आया है, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया, ठीक है। हाइड्रोजन कैन रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो रिएक्शन कौन सा हो रहा है ये समझना जरूरी है, मैं 5 मिनट इसमें लगा दिया कि रिएक्शन कौन सा होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो रिएक्शन था वो क्या था, एल्कीन एल्काइन चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं वो रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ESR बोल सकते हो, ठीक है, या फिर EAS भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा ये किसी और में तो होगा नहीं, किसमें होगा, केवल एरोमेटिक कंपाउंड में होगा, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो थ्रू आउट द चैप्टर जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सकते हो कि इसमें 2 स्टेप रिएक्शन का हुआ है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप, और ये वाला क्या है, एलिमिनेशन वाला सेकेंड स्टेप। ऑब्वियसली यहाँ पे H प्लस निकला है और इलेक्ट्रोफाइल आया। आउट ऑफ दिस 2 स्टेप
व्हिच स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप, इसीलिए ये वाला स्टेप क्या आरडीएस है। ठीक है, तो रेट किस बात पे डिपेंड करेगी? आप देख रहे हो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो रेट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से अटैच हो तो रेट क्या होने वाला है? रेट बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो टू अटैच बेंजीन रिंग तो रेट विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो सिंपली हम रेट क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे बढ़ेगा? जब हम कोई डोनेशन करेंगे। ठीक है, डोनेशन करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, बट अभी मैं जो समझाया हूँ उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिंग से अगर डोनेशन वाले ग्रुप लगे हैं, डोनेशन कौन कौन होता है? प्लस एम हो सकता है, एच सी हो सकता है और प्लस आई हो सकता है। कौन ग्रुप होता है ऐसा? ओ OH होता है, NH2 होता है, ठीक है ना, NHR हो सकता है, OR हो सकता है, ठीक है, R हो सकता है। ये सारे ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। सिमिलरली मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड ये ले लिया, सेकंड कंपाउंड ये ले लिया, और थर्ड कंपाउंड मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला ले लिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M हो सकता है और -I हो सकता है, लाइक NO2, CN, CO वाला, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप। या फिर -I की बात कर दें तो X वाला। ठीक है, हेलोजन भी क्या होता है? हेलोजन में भी -I डोमिनेटिंग होता है। तो ये सारे ग्रुप में अगर मैं आपसे तीनों में पूछूं कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किस में रिएक्ट करेगा, अगर हम इसमें रिएक्टिविटी की बात करें तो रेट क्या होने वाला है? वेरी गुड, तो 1 2 3 रेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर की रिएक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली 5 रिएक्शन होते हैं इस चैप्टर में। पहला रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं हेलोजिनेशन। ठीक है ना, 5 रिएक्शन इस चैप्टर में आएंगे। पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग ये सब स्कूल में पढ़े भी होंगे। ठीक है, बोर्ड में ये सब आता भी है कि आपके पास बेंजीन है और हेलोजिनेशन में मैं क्लोरीनेशन कराना चाहूँ। हाँ, तो AlCl3 ले लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट सबको पता है क्या बनता है, राइट? क्या बनता है प्रोडक्ट? Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट में HCl बन जाता है। बट अभी हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन पड़ा हुआ है। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड है। और हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन बता सकते हो क्या एक पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है, क्लोरीन जो है एक नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी पोलर मॉलिक्यूल, अगर हम उसको पाई बॉन्ड के ये बेंजीन के साथ रख दें तो जो उनके जो डाइपोल है, ठीक है, वैसे तो Cl2 मॉलिक्यूल में म्यू की बात क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट 0 होगी। लेकिन अगर हम उसको बेंजीन के साथ रख देंगे तो क्या थोड़े बहुत डाइपोल इंड्यूस हो सकता है?
एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव बन सकता है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। इंड्यूस्ड डाइपोल जानते हो ना भाई, इसके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो क्या ये नॉन पोलर रहेगा? इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट। तो इस इंड्यूस्ड डाइपोल से अब क्या होगा, अभी हमने AlCl3 भी लिया है, ठीक है। तो AlCl3 क्या है? AlCl3 क्या है बताओ? Al पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है ना। और 6 इलेक्ट्रॉन, हम इसको लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसके जो 3p ऑर्बिटल है ना, वैकेंट है। तो क्लोरीन का जो लोन पेयर है ना, क्लोरीन पे लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर इसे दे देता है, ठीक है। और उससे होता क्या है, लेविस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, ये पढ़े हम लोग, ठीक है। लोन पेयर एक्सेप्टर, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से Cl, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनता दिखेगा आपको। Cl पे निगेटिव चार्ज आएगी और Al पे निगेटिव चार्ज आएगा, और Cl पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा एक अडक्ट बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यहां से आपको Cl प्लस मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? Al Cl4 माइनस, ठीक है। क्लियर है? अब ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अभी आपको पता था बेंजीन में अगर यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाता है। तो अगर हमारे पास मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl प्लस से, बोलो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl और H प्लस निकल जाएगा, बोलो भाई। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल, जो भी इलेक्ट्रोफाइल लूंगा वो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा यहाँ, और हर बार H प्लस निकलेगा, ठीक है। मतलब ये वाला स्टेप, इसमें मैं फिर से मैकेनिज्म में बताता हूँ कि इसमें आप देखोगे तो ये वाला जो स्टेप है, पहला तो RDS था, ठीक है। ये जो एलिमिनेशन है, इसको, इस स्टेप को मैं क्या बोल सकता हूँ? डीप्रोटोनेशन। ध्यान देना, मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ? डी प्रोटोनेशन। जो हाइड्रोजन था उसको हमने निकाल लिया और इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एरोमेटिसिटी वापस गेन करना था, ठीक है ना। और ये स्टेप काफी, एलिमिनेशन स्टेप काफी फास्ट भी है, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये स्टेप काफी फास्ट है। मतलब अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की बात करें और यहाँ पे K2, यहाँ पे अगर K2 की बात करें तो K1 K2 में कौन ज्यादा होगा? अगर फर्स्ट स्टेप के रिएक्शन कांस्टेंट K1 है और सेकेंड स्टेप का K2 है, तो कौन ज्यादा होने वाला है? K1 ज्यादा होगा या K2? K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, ठीक है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन है ये। तो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन काफी फास्ट होता है, ठीक है। तो मेन मकसद इस चैप्टर का क्या है कि आपको अगर पता चल जाए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फिर तो आपका काम हो गया, ठीक है।
तो इफ यू सी द एनर्जी डायग्राम एंड ग्राफ ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ठीक है। बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, अगर आपको याद हो तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा था, ठीक है। इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप का था, जहां पे यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे Cl, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन से क्लोरीन आया, ठीक है। तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लगेगा, ठीक है। ये जो पहला एनर्जी का पीक है वो क्या है, एक्टिवेशन, ई ऑफ एक्टिवेशन। उसके बाद नीचे आया और इंटरमीडिएट बना, फिर से प्रोडक्ट बनने के लिए उसे फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा। ये TS1 है और ये TS2 है। फाइनली देखो प्रोडक्ट बना। और ये भी रिएक्शन जो होगा, जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। डेल जी उसके क्या होते हैं, निगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है उससे भी नीचे एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ग्राफ होगा वो नीचे होके जाएगा और ये फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। हाँ तो डेल्टा एच लेस देन जीरो ही है, ठीक है। डेल्टा एच ऑल्सो लेस देन जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हीट वीट तो लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कहाँ है, डेल एच पॉजिटिव कहाँ है ये, ठीक है ना। एक ही रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, वो है E1 E2 रिएक्शन, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में आप टेम्परेचर लेते हो, अदरवाइज सारे रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक ही है। अगला अगर रेट की बात करोगे तो रेट में क्या क्या आ रहा है, बेंजीन भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है और AlCl3 भी आ रहा है, ठीक है। इन तीनों में अगर हम तीनों की बात करें तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 3, ठीक है ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और AlCl3 का एक और रोल है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो H प्लस निकला था रिएक्शन में, ठीक है, जो मैंने अभी मैकेनिज्म बताया था आपको, इस मैकेनिज्म में यहाँ पे H प्लस निकला, ये वाला H प्लस दिख रहा है, यही वाला H प्लस AlCl4 के साथ वापस से HCl रिगेन हो जाएगा और AlCl3 बन जाएगा, ठीक है। तो दो यूज है इसका। पहला तो ये लेविस एसिड का काम करा, लेविस एसिड का काम करके आपको क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया, राइट। लेविस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, बाद में H प्लस और AlCl3 वापस से AlCl3 बन गया, मतलब ये कैटलिस्ट का यूज करा, ठीक है। रिएक्शन में वापस से AlCl3 फॉर्म हो गया, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ AlCl3, वापस से देखो यहाँ से HCl और AlCl3 बन गया। तो ये एक हेलोजन कैरियर भी है, ठीक है। हेलोजन कैरियर भी है ये, क्लियर है, हेलोजन कैरियर भी है ये। हाँ मैंने बोला कि AlCl3 वापस से रिगेन हो गया, ठीक है। जो इस रिएक्शन में यहाँ पे H प्लस जो बना था इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन से, वो H प्लस AlCl4 माइनस से रिएक्ट करके HCl और AlCl3 बना लिया। तो AlCl3 क्या है, कैटलिस्ट है। AlCl3 क्या है, कैटलिस्ट है। तो लेविस एसिड बोल सकते हैं और कैटलिस्ट बोल सकते हैं। दूसरा, हेलोजन को ये कैरी किया है तो हम इसको हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी रेट में आप देखे हो
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा रिंग, तो रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी अप्रोच करेगा, तो इसीलिए बोलते हैं इसको रिंग एक्टिवेट हो गया। और जिसमें विड्रॉइंग होगा उसको क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है ना, ये सब क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इनफैक्ट OH के केस में AlCl3 की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास AlCl3 की जरूरत इसलिए, AlCl3 क्या है आपका, कैटालिस्ट है। ठीक, इस कैटालिस्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमारे पास OH इतना एक्टिवेट कर दिया इसको, ये रिंग इतना, अभी मैं बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो बेंजीन रिंग इटसेल्फ पोलराइज हैलोजन मॉलिक्यूल। अब यही इसको पोलराइज कर देगा और यहां से Br+ जनरेट हो जाएगा, AlCl3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इवन बेंजीन, इवन फिनॉल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके तीनों पोजीशन पे Br का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर लेता है। ठीक है, तो AlCl3 का यूज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि AlCl3 का यूज केवल क्या है, Cl+ बनाने का। ठीक है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इस AlCl3 की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बेंजीन रिंग इटसेल्फ पोलराइज हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग ब्रोमिनेशन भी कराना चाहें, सिमिलरली अगर ब्रोमिनेशन कराना चाहें तो भी हो सकता है, राइट। ब्रोमिनेशन के लिए क्या लेंगे, Br2 ले लेंगे या फिर FeBr3, ये भी एक लेविस एसिड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl के जगह Br आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ब्रोमिनेशन। ठीक है ना, तो ब्रोमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट आपके पास अगर FeBr3 नहीं लेना चाहते, सिर्फ आप आयरन ले लोगे तो भी आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि FeBr से रिएक्ट करके पहले FeBr3 बना लेगा। ठीक है, लेविस एसिड बन जाएगा, लेविस एसिड फिर Br को सेपरेट करके Br+ जनरेट कर देगा और ये मिल जाएगा। तो दोनों केस में प्रोडक्ट सेम मिलने वाला नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट ये है कि अगर Fe रहेगा तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा लेविस एसिड दे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगर हम लोग आयोडिनेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आयोडिनेशन भी करा सकते हैं, I2 ले लेंगे। और आप जानते हो आयोडिनेशन जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, आयोडिनेशन के केस में आयोडीन तो बनेगा, लेकिन जो साथ में यहाँ पे HBr बन रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, यहाँ पे HCl बन रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो Hi है ना, वापस से क्या बना देता है, I2 बना देता है। ठीक, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक तरीका है। ठीक है, ली चिटेरियल प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आप अगर कॉन्क HNO3 यहाँ पे ले लेते हो, इस केस में अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्क HNO3 लेना पड़ा। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस आप देख लो कि क्या क्या डिफरेंस है। क्लोरीनेशन में बहुत आराम से हो गया, ब्रोमिनेशन में भी बहुत आराम से हो गया। ठीक है, अब आयोडिनेशन में देखो मैंने साइन क्या यूज किया, इक्विलिब्रियम वाला साइन यूज किया है। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे बैकवर्ड भी जा रहा है, ये इन सब में सिंगल एरो यूज किया है। ठीक है, तो आयोडिनेशन जो रिएक्शन है वो क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अगर मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है तो हम कॉन्क HNO3 लेंगे,
ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक और देता हूं। अगर आपके पास इस तरह से ICl ले लें, ठीक है, इस तरह से मैं अगर ICl ले लूं और यहां पे सपोज AlCl3 ले लें, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? हेलोजिनेशन में क्या आएगा? I आएगा या Cl आएगा? या फिर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या बनने वाला है बताओ? I प्लस बनेगा या Cl प्लस बनेगा? जो भी बनेगा वो आ जाएगा। Cl प्लस बनेगा। यहाँ पे भी आयोडिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे HCl बन जाएगा। हाँ, I प्लस बनेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? I है, और न्यूक्लियोफाइल ये। ठीक है, ये रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफिलिक में भी देख चुके हैं। ठीक है ना, Cl प्लस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है ना, इट रिक्वायर्ड Cl माइनस और HCl मिलके यहाँ पे HCl बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आयोडिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं, नाइट्रेशन। ठीक है, 5 रिएक्शन होते हैं इसके। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं? बेंजीन होता है हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग बेंजीन के साथ HNO3 साथ में लेंगे H2SO4, जिसको मिक्स एसिड भी बोलते हैं। दो एसिड है, एक नाइट्रिक एसिड है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोबेंजीन। दिस इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन। और बाय प्रोडक्ट आपको वाटर मिल जाता है। मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, बेस। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो इसीलिए हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होने के कारण इट्स एक्ट्स एज लेविस एसिड। तो ये वाला किसके जैसा एक्ट करेगा? लेविस बेस। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? लेविस एसिड क्या दे सकता है? H प्लस दे सकता है। बोलो। और ये लोन पेयर डोनर है। ठीक है ना, ये लोन पेयर क्या है? डोनर है। तो लोन पेयर इस पे, लोन पेयर इसके H को एब्स्ट्रैक्ट किया और ये बन गया। अब आप देखो, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होता है? वहां से वाटर वाटर निकल जाता है। उसके बाद जो बनेगा, क्या यही बनेगा? ये पूरा निकल गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं क्या इसको? यही नाइट्रोनियम आयन हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। बस, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल एक बार जनरेट हो गया, फिर तो क्या होगा? कैसे रिएक्शन होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मैं सीधा सीधा लिखता हूं, NO2 प्लस। ये इस पे अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, ये वाला इंटरमीडिएट, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आएगा NO2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दो डबल बॉन्ड, ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है?
ठीक है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है, मैं बात करूंगा इस पे। लेट से अगर हम बात करें, फॉरवर्ड रिएक्शन K1 है और बैकवर्ड कांस्टेंट K2 है, तो क्या ज्यादा होगा, K1 ज्यादा होगा या K2 ज्यादा होगा? K1 ज्यादा होगा। कोई एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा या नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक होना चाहेगा? बोलो। तो किसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए? K2। तो इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो नहीं है, ये बात समझ आई? ठीक है ना, ये सिर्फ रिएक्शन इरिवर्सिबल तो नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, डीप्रोटोनेशन, याद है? ये H हटता है यहाँ से ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस, वापस से रीगेन हो जाता है एरोमेटिसिटी। यहाँ पे आ गया NO2 और ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस। अब लेट से अगर ये K3 है और ये वाला K4 है, अब बताओ कौन ज्यादा होगा? K3 K4 में कौन ज्यादा होगा? K3। K3 इज ग्रेटर देन K4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समझ आया ये चीज? वापस से ये क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी गेन हो रहा है। एरोमेटिसिटी गेन होने के कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि K3 इतना ज्यादा है, ठीक है ना, एक इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकेटाइन है, ये जल्दी से रिएक्ट करके एक एरोमेटिक प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए K3 बहुत ज्यादा हुआ किससे, K4। मतलब बैकवर्ड आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो? मतलब फर्स्ट जो है वो बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? हाँ, तो वही पॉइंट मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल्दो ऑल्दो बोथ स्टेप स्टेप ये स्टेप 1 था और ये स्टेप 2 था, ठीक है ना, बोथ स्टेप्स ऑफ नाइट्रेशन, बोथ स्टेप्स ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल, राइट, रिवर्सिबल है, बट कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, समझ आया ये चीज? कोई डाउट है यहाँ तक तो देख लो। ये आपका ग्राफ हो गया किसका, जब आप बेंजीन ले रहे थे। अब हम लोग इसमें एक चेंज करते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब अगर C6H6 के जगह C6D6 ले लें, ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें C6D6 ले लेते हैं उस केस में, ठीक है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है रेट, सिंपली टेक्निकली आपसे पूछा जा रहा है C6H6, C6D6 एंड C6T6, ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट। नाइट्रेशन रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट का क्या डिफरेंस होने वाला है? जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेंजीन के जगह ये आ गया, ठीक है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी हो, राइट। इतना एक्टिवेशन एनर्जी, इतना एक्टिवेशन एनर्जी सबको लगेगा। और याद हो आपको तो यही वाला स्टेप RDS था,
ये वाला यहां से लेके यहां तक क्या था, आरडीएस था ना। ये था स्टेप 1। अच्छा, यहां से यहां तक क्या है, स्टेप 2। स्टेप 1 है आरडीएस। अब इसमें इंटरमीडिएट D6 वाले में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप तो सेम है। इसमें यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे NO2 आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही आएगा ना। तो जो भी चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, वो सेकेंड स्टेप में आने वाले हैं। मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। जो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ किसका है, C6D6 का, ठीक है। तो बताओ, जो आरडीएस इफेक्ट है, जो आरडीएस स्टेप है, उसमें कोई रोल है क्या इस, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, डी रिमूव हो जाएगा। बोलो भाई, इस स्टेप में क्या होगा, H+ के जगह क्या निकलेगा, D+ निकलेगा। क्या ये वाला स्टेप अपना आरडीएस था क्या, तो इसीलिए रेट तीनों के इक्वल ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको बुकलेट में भी दिख जाएगा। तो टुवार्ड्स नाइट्रेशन, और अगले वाले रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को लिख लो कि नाइट्रेशन टुवार्ड्स नाइट्रेशन नियरली सेम रेट, फॉलो नियरली सेम रेट, ठीक है। रेट सेम ही होने वाला है, क्यों, चूंकि आरडीएस में इन्वॉल्व ही नहीं है ये वाला स्टेप। इसके पहले वाला जो स्टेप था वो आरडीएस में इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, वहां पे सब जगह क्या लगा है, डी लगा होगा। समझ आया, यहाँ पे क्या लगा, हर जगह डी लगा है, ठीक है ना। तो उस तरह से हर जगह डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NO2+ अटैक किया, बस यहाँ भी डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन हो जाएगा पहले वाले से, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन देखो क्या यूज किया है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होने वाला है, देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसे बना, ठीक है। तो मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो इस बार कॉन्क HNO3 नहीं है लाइक प्रीवियस केस। तो हमारे पास केवल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है। तो यही सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल लेके सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बन जाएगा, HO, एक का H+ चला जाएगा और दूसरे के पास प्रोटोनेशन हो जाएगा। बोलो। हाँ 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 हाँ, वो आएंगे जब हम लोग फिनॉल की प्रिपरेशन करेंगे ना, वहां आएंगे, ठीक है। उस पे भी चर्चा होगी। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने कॉन्क H2SO4 लिया है, ठीक है। तो कॉन्क H2SO4 में इस बार कॉन्क HNO3 नहीं है, तो क्या हो गया, सेल्फ आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। 2 मोल इसी का लिए, तो एक किसके जैसा काम किया, एक आपका काम किया एसिड जैसा, H+ यहाँ से गया, और ये किसके का जैसा काम किया, बेस जैसा, ठीक है ना। तो ये ऑटो आयोनाइजेशन हुआ। अगेन आपको पता ही है क्या बनेगा अब, जब ऑक्सीजन पे लास्ट टाइम जैसे ही
क्या आ जाएगा इस पे? बोलो। यहां से H3O+ निकल जाएगा और एक SO3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो SO3 है इस बार ये इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है। ठीक है ना, ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और बहुत इसमें जो है ना, इसका जो 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल इसमें वैकेंट है। ठीक है ना, तो 3D ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल इस बार आपका SO3 है। ठीक है, तो इसकी भी मैकेनिज्म वैसे ही है। जब बेंजीन लोगे तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फ्यूर SO3 के साथ रिएक्ट करके, यहाँ पे मैं ये साइन यूज करता हूँ, और इसमें आपके पास पहला स्टेप कुछ ऐसा बनेगा। पॉजिटिव, ये H, ये SO- बन जाएगा। ठीक है ना, SO3 मतलब इस पे अटैक किया तो एक बॉन्ड तो टूटेगा ना। ठीक है, ये वाला स्टेप आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? यहां से H+ जा सकता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, SO- जो था वो कौन ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग स्टेप को अलग अलग नाम दे देते हैं। पहला स्टेप का ये है K1, ये है K2। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये है K3 और ये है K4। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि आउट ऑफ K1 K2 कौन ज्यादा है, इस बार पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो दोनों पिच अगर आप देखोगे तो दोनों ही आपके क्या हैं, ट्रांजिशन स्टेट में, दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसका सेम ही है। राइट, एक्टिवेशन एनर्जी इनका भी इतना ही है, पहले आरडीएस का भी। ठीक है, ये जो आरडीएस था अपना, तो ई एक्टिवेशन एनर्जी इनका भी और इनका भी, दोनों स्टेप के सेम ही हो रहे हैं, और ये फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपका इंटरमीडिएट। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि आपका इस बार दोनों ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, ये TS1 और TS2 दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे K2 और K3, लास्ट वाले केस में K3 बड़ा था, लेकिन अभी जो K2 है और K3 है दोनों ही क्या है, बराबर हो रहे हैं। बराबर क्यों हो रहे हैं, अब उसको हम लॉजिक से समझते हैं कि एक तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। पहले ही हम लोग स्टेटमेंट में जब जनरल रिएक्शन लिख रहे थे तो ये वाला साइन यूज किए थे। ठीक है, तो इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि सल्फोनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। अब अगर हम लोग इस बार C6H6 काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखना चाहें तो क्या इन तीनों के रेट बराबर होंगे? अगर हम रेट टुवार्ड्स सल्फोनेशन बात करें, ठीक है, रेट टुवार्ड्स सल्फोनेशन अगर बात करें तो क्या इस बार भी नाइट्रेशन के जैसा रेट सबके इक्वल होंगे क्या?
ठीक है, इस बार रेट जो है ना, अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो आपको याद हो, दूसरा ग्राफ अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आएगा, याद है थोड़ा बहुत? ये वाला किसका आ जाएगा? C6D6 का। और फर्दर और ज्यादा एनर्जी लगेगा किसमें? ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट किसमें हो जाएगा? C6D6। ठीक है, तो इस बार पहला स्टेप तो सेम है, लेकिन चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इस बार तो अफेक्ट करेगा। बोलो, जब इंटरमीडिएट बनेगा तो इस बार यहां से D6 में D निकलेगा और यहाँ पे T निकलेगा, तो तीनों में रेट किसका ज्यादा होने वाला है? हाँ, C6H6 का। तो ये है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अच्छा, जितने रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, सब में ये आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। ठीक है, ये है आपका C6H6। अच्छा, इसका लॉजिक आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ग्राफ से नहीं समझ आया। आप मुझे बताओ, CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CT बॉन्ड, आपको याद है तीनों में यही बॉन्ड टूटता है सेकेंड स्टेप में। अब तीनों में वीक बॉन्ड कौन है? CH बॉन्ड वीक बॉन्ड। ठीक है ना, ये तो कई बार बता चुका हूं। CH बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अगर ये वीक बॉन्ड है तो जब ये बना होगा, जब हमारे पास इंटरमीडिएट, तीन इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है, एक में यहाँ पे H होगा और यहाँ पे SO3 माइनस होगा, यही होगा ना? तो ये जल्दी से H प्लस दे देगा। बोलो, दूसरा वाला जो स्टेप है इसमें क्या आएगा? CD आ जाएगा। बोलो, तो ये उतने अच्छे से D प्लस नहीं देगा, तो सल्फोनेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड रिलेटिवली क्या है? स्ट्रांग है। बोलो, तो काइनेटिकली जो आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें आपको दिखने मिला, मतलब इसमें अगर आप हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम रखते हो तो रेट स्लो होगा। ठीक है ना? तो जितनी भी रिवर्सिबल ऑर्गेनिक के रिएक्शन होते हैं वहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है। इफेक्ट दिखता है मतलब रेट में अंतर हुआ। पिछले वाले में रेट में कोई अंतर नहीं था, तीनों में रेट बराबर हुआ था। क्या ये बात समझ आई? तो जो सल्फोनेशन रिएक्शन है, ये कंप्लीट क्या है? एक सल्फोनेशन सल्फोनेशन रिएक्शन इज कंप्लीट, दोनों ही स्टेप इसके रिवर्सिबल है, और ओवरऑल भी क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट, इस रिवर्सिबल के कारण ही रेट में डिफरेंस आया है, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा, रिवर्सिबल का मतलब क्या है? अगर आप इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड वापस क्या बना सकता है? रिवर्सिबल का क्या मतलब है? बेंजीन बन जाएगा। ये कहीं और नहीं हो रहा था। ठीक है, 5 रिएक्शन में इकलौता ये रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, हमेशा ये साइन यूज होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें वापस से बेंजीन बन गया। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड वापस से बेंजीन बन गया। अब आप इसमें, अगर हम इसमें बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है ना?
ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अगर आप इसमें बॉइलिंग सल्फ्यूर, ये जो सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है अपना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एक है बेंजीन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होने वाला है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, चूंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो ये तो बेंजीन क्या हो जाएगा, एक वोलेटाइल है, तो ये तो रिएक्शन को हीट करने पे ये रिएक्शन से एस्केप कर जाएगा, ठीक है भाई, बेंजीन तो वोलेटाइल है ना, तो अगर आप इसको अगर हीट करोगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन से एस्केप करेगा। अगर रिएक्शन से एस्केप करा तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड, ठीक है, ली चिटरल प्रिंसिपल भाई, यही तो है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो अब समझ आया कि क्यों रिवर्सिबल हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, ये डाइल्यूट ही है ना यार, ये क्या है? पानी है। अगर आप कॉन्क H2SO4 लोगे उस समय क्या होगा? अगर हम यहाँ पे कॉन्क H2SO4 लेंगे तो क्या होगा? बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड उसमें क्यों जा रही है? क्योंकि जो भी वाटर, हाँ जो भी वाटर है, ये H2SO4 उसको क्या कर ले रहा है? डिहाइड्रेट कर ले रहा है, तो रिएक्शन आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। और डाइल्यूट में आप पूरा पानी लिए हो यहाँ पे, ठीक है, तो जब पानी रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। बट ये सब नहीं पूछता है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, ठीक है। और ये जो दो कंडीशन मैंने लिखे हैं, मैंने ये बोला कि अगर मान के चलो हमने ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया और उसमें हमने वाटर लिया, देखो ये क्या लिया हूं मैं? वाटर लिया हूं H3O+, ठीक है। अब अगर रिएक्शन को मैं हीट करूंगा तो बेंजीन तो क्या होगा? वोलेटाइल लिक्विड है तो इवापोरेट होगा, रिएक्शन कंटेनर में एस्केप करेगा, तो ली चिटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये कब हो रहा है? जब हम H2O ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉन्क H2SO4 ले लूं तो ये कॉन्क H2SO4 इस H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। H2SO4 क्या है? E1 रिएक्शन में देखे ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को तो ये सोख लेगा, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जा पाएगी? तो उस केस में रिएक्शन क्या हो जाती है? बैकवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4, मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये जो बेंजीन है, ठीक है ना, ये जो बेंजीन है इसमें ये रिएक्शन इस तरह से क्या हो रहा है? दोनों ही स्टेप इसके हो रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम डाइल्यूट, यहाँ पे आपने क्या ऐड किया इस केस में? ऊपर वाले केस में हमने ऊपर वाले केस में क्या ऐड किए हैं? सल्फोनिक एसिड, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सल्फोनेशन बोल सकते हैं। लेकिन नीचे वाला केस क्या हुआ है? वापस से बेंजीन फॉर्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? डीसल्फोनेशन, ठीक है। ये वाला और किसी में नहीं हो रहा था, ये मतलब है, ठीक है। कौन किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि जो डीसल्फोनेशन रिएक्शन है वो कौन करा रहा है? वाटर करा रहा है,
ठीक है। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो सल्फोनेशन हो रही है बेंजीन से। जब आप वाटर लोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिसल्फोनेट हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। ठीक है, तो डिसल्फोनेशन जो है ना यहाँ पे करा रहा है। ठीक है, रेट मैंने बताया था कि सीधा सीधा आपको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना, राइट। आपको सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन तो रेट उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी ग्रुप लगे हैं उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो ये OH ग्रुप बेंजीन से लगा होता है तो प्लस M ग्रुप होता है, ये सब GOC में पढ़े हैं। Cl को क्या लिखूंगा मैं, -I। CH3 के पास क्या लिखूंगा, 3 अल्फा H। NO2 के पास क्या लिखूंगा, -M। ठीक है, तो प्लस M किस में ज्यादा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट का रेट सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इनके पास प्लस M ग्रुप है। और सबसे कम किसका होगा, फिफ्थ का सबसे कम होगा, क्यों, चूंकि इसमें क्या है, -M ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइपर कंजुगेशन भी है। ठीक है ना, इसमें कितने हैं, 3 हाइपर कंजुगेशन है। उसके बाद 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्यों, चूंकि -I है। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर लिख लोगे तो हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होमवर्क रहेगा, 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ये रेट के क्वेश्चन जो होमवर्क रहेंगे, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 10 क्वेश्चन होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।